हाँ, सिक्स के मेरे प्रिय बच्चों, आप लोगों से मेरा सुप्रभात है। और हम आशा करते हैं कि जो पिछला लेसन पढ़ाए हैं वो आपकी समझ में आ गया होगा, और जो उसका क्वेश्चन आंसर लिखवाएं उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो अब देखिए, आज पहला लेसन पढ़ाने जा रहे हैं। लेसन का नाम है शून्य से अनंत तक। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानती हैं। इनका नाम पहले का नरेंद्र नाथ था। ये मतलब बाल ब्रह्मचारी थे और 38 वर्ष की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद हमारे देश के महान संत, विचारक और सुधारक थे। स्वामी जी ने शिकागो धर्म सम्मेलन में अपने धर्म का प्रतिनिधित्व करके सारे विश्व को अपनी प्रतिभा से मंत्रमुग्ध कर दिया। मतलब ये शिकागो जो अमेरिका में पड़ता है, वहाँ के धर्म सम्मेलन में गए थे। वहाँ पर इन्होंने ऐसा भाषण दिया कि वहाँ की जनता इनके ऊपर मुग्ध हो गई। संभवतः इतना सम्मान आज तक किसी को भी किसी सम्मेलन में नहीं मिला होगा, और वह भी उस भारतीय के लिए जिसका नाम ही विश्व धर्म संसद के वक्ताओं की सूची में नहीं था। इस धर्म संसद में दुनिया के 32 देश आमंत्रित थे। स्वामी जी ने आयोजकों से पूछा, आपकी सूची में भारत का नंबर क्रमांक कितना है? तो जवाब मिला 0। कहने मतलब कि भारत जो है उस धर्म संसद की सूची में था ही नहीं। स्वामी जी ने कहा, ठीक है, मैं अपने उद्बोधन में 0 पर ही बोलूँगा। और लगातार 7 दिनों तक उनका संपूर्ण उद्बोधन 0 के इर्द गिर्द ही होता रहा। जब भी वह अपना उद्बोधन समाप्त करने के लिए उद्यत होते, मतलब तैयार होते हैं, जनता अपनी सीटें छोड़कर खड़ी हो जाती। लोग शोर करना शुरू कर देते, बस 2 मिनट और। वहाँ के मीडिया जगत ने स्वामी विवेकानंद को विश्व धर्म संसद का सबसे महानतम व्यक्तित्व करार दिया था। कलकत्ता में 12 जनवरी 1663 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। नाम रखा गया था नरेंद्र नाथ दत्त। भुवनेश्वरी देवी इनकी माता और क्रांतिकारी भूपेंद्र नाथ दत्त उनके भाई थे। बहुत पुरानी कहावत है, पूत के पाँव पालने में ही नजर आते हैं। मतलब कि बच्चों के हाव भाव जो है पालने में ही पता चल जाता है, यानी बचपन में ही पता चल जाता है बच्चे कैसे होंगे। नरेंद्र के साथ भी कुछ ऐसा ही था। अपने बचपन में ही उन्होंने अपनी प्रखर मेधा और तीक्ष्ण तार्किक बुद्धि का परिचय दे दिया। पढ़ाई के साथ साथ वह विभिन्न खेलों में हिस्सा लेने लगे थे और अपने सहपाठियों को प्रशिक्षण भी देते थे। सन 1879 ईस्वी में उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। इसके 1 साल बाद वह कोलकाता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में प्रविष्ट हुए। यहाँ पर उन्होंने दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। इस समय अंतराल में उन्होंने भारतीय दर्शन के साथ ही पाश्चात्य तर्कशास्त्र, पाश्चात्य दर्शन और यूरोपीय राष्ट्रों के इतिहास का गहन अध्ययन किया। मतलब इनकी उच्च शिक्षा जो है कोलकाता में प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुई थी, और एक कई साल तक जो है स्कॉटिश चर्च कॉलेज में भी प्रविष्ट हुए थे। यह वही समय था जब युवा नरेंद्र के मन में ईश्वर और उसकी सत्ता के अस्तित्व के संदर्भ में प्रश्न उमड़ने लगे। उनका झुकाव ब्रह्म समाज की ओर हुआ। इसी दौरान उन्होंने जॉन स्टुअर्ट मिल, अगस्ट कांट, हर्बर्ट स्पेंसर और GWF हेगेल, बेटा ये सब जो हैं ये मतलब मनोवैज्ञानिक हैं, धर्मशास्त्री भी हैं, समाजशास्त्री भी हैं। मतलब इन लोगों के पास कई शास्त्रों का ज्ञान है। पाश्चात्य विद्वानों के दार्शनिक विचारों का भी गहन अध्ययन किया। कुछ समय बाद ब्रह्म समाज से नरेंद्र का मोह भंग होने लगा। इसी दौरान स्कॉटिश चर्च कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री विलियम हेस्टाइन ने नरेंद्र को दक्षिणेश्वर के श्री रामकृष्ण के बारे में बताया। नवंबर 1881 ईस्वी में नरेंद्र श्री रामकृष्ण से मिले। उनका प्रश्न था, महाशय क्या आपने ईश्वर को देखा है? मतलब नरेंद्र जी जब रामकृष्ण परमहंस से मिले तो उनसे यही प्रश्न किए कि महाशय क्या आपने ईश्वर या भगवान को देखा है? श्री रामकृष्ण का जवाब था, हाँ मैंने देखा है, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुमको देख रहा हूँ। उन्होंने तो श्री रामकृष्ण ने क्या जवाब दिया, जैसे मैं तुमको देख रहा हूँ वैसे ही भगवान को हम देखे हैं। नरेंद्र उनसे प्रभावित हुए। उन्होंने
उन्हें श्री रामकृष्ण की बातों और पीछे की सच्चाई का ईमानदारी का आभास हो रहा था, परंतु वह इतने ही से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने श्री रामकृष्ण को ना तो स्वीकार किया और ना ही अस्वीकार किया और तटस्थ भाव से रामकृष्ण का परीक्षण करते रहे। श्री रामकृष्ण भी नरेंद्र के प्रश्न तर्कों का धैर्यपूर्वक सामना करते रहे। कारण श्री रामकृष्ण को भी आभास हो चुका था कि यह वही है जिसकी उन्हें वर्षों से तलाश थी। एक दिन नरेंद्र पूरी तरह से ही श्री रामकृष्ण के प्रति समर्पित हो गए। यह समर्पण बिना किसी शंका और संदेह के संपूर्णता के साथ था। श्री रामकृष्ण ने भी उन्हें उतनी पूर्णता के साथ स्वीकार किया। जहाँ श्री रामकृष्ण अपने अन्य शिष्यों को द्वैत और भक्ति की शिक्षा दिया करते थे, वहीं उन्होंने नरेंद्र को अद्वैत और वेदांत की शिक्षा और ज्ञान प्रदान किया। श्री रामकृष्ण के देहावसान के बाद नरेंद्र ने संन्यास ले लिया। उन्होंने बारांगोर में रहते हुए ध्यान और साधना का गहन अभ्यास किया। वह भारत भूमि और भारत के लोगों से बहुत प्यार करते थे। उनका चिंतन प्रायः इसी परिधि में घूमता रहता था। इस भारत भूमि को अपनी दृष्टि से देखने के लिए उन्होंने पैदल भारत भ्रमण करने का निश्चय किया और सन 1890 में इस अनिश्चित यात्रा पर निकल पड़े। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने राजा महाराजाओं के महलों में विश्राम किया तो निर्जन स्थानों पेड़ों के नीचे गरीबों की झोपड़ियों में भी रात बिताई। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने भारतीय समाज की विषमताओं को गहराई से अनुभव किया। स्वामी विवेकानंद स्वयं को विदिशानंद सच्चिदानंद कहते थे। खेतड़ी के महाराजा श्री अजीत सिंह के संपर्क में आने के बाद उन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा। महाराजा अजीत सिंह का कहना था कि आप में अच्छे और बुरे को समझने का विवेक है, इसलिए आपका नाम विवेकानंद ज़्यादा सार्थक है। भारत भ्रमण करते हुए विवेकानंद देश के दक्षिणी सिरे पर कन्याकुमारी पहुँचे। यह 24 दिसंबर 1892 का दिन था। वह समुद्र में उतर पड़े और तैरते हुए एक अकेले व निर्जन चट्टान पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने 3 दिनों तक गहन ध्यान और गंभीर चिंतन किया। बाद में उन्होंने बताया कि इन 3 दिनों में उन्होंने भारत के भूत, भविष्य और वर्तमान को आत्मसात कर लिया। आज यह चट्टान विवेकानंद रॉक के नाम से जानी जाती है। कन्याकुमारी से लौटकर विवेकानंद चेन्नई आए। यहाँ के नवयुवकों को उन्होंने भारत निर्माण की अपनी योजना के बारे में बताया। वहाँ के युवकों ने प्रभावित होकर स्वामी जी से आग्रह किया वह शिकागो अमेरिका में होने वाले विश्व धर्म संसद में सम्मिलित हों और उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करें। रामानंद के राजा भास्कर सेतुपथी इसके लिए आमंत्रित थे, किंतु उन्होंने स्वामी विवेकानंद का नाम आगे बढ़ाया। अंततः रामानंद के राजा और मैसूर और खेतड़ी के महाराजाओं के सहयोग से वह शिकागो की यात्रा पर चल पड़े। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ग्रीक के प्रोफेसर J.S. राइट स्वामी विवेकानंद से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने वक्ताओं का चुनाव करने वाले समय से कहा, स्वामी जी की योग्यता के बारे में पूछना सूर्य से उसके चमकने के अधिकार के बारे में पूछने जैसा है। राइट महोदय ने चुनाव समिति में को लिखे अपने पत्र में लिखा था, यहाँ एक व्यक्ति है जो हम सभी विद्वान प्रोफेसरों से भी बहुत अधिक विद्वान है। आखिर धर्म संसद में उनका उद्बोधन शुरू हुआ। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका का संबोधन सुनते ही वहाँ की जनता पागल हो उठी। लोग अपनी अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। पूरे 2 मिनट तक सभा कक्ष तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। आज के शब्दों में कहा जाए तो यह भी आधुनिक समय में भारतीय संस्कृति के ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत है। विश्व धर्म संसद के उस सभा कक्ष से आरंभ हुआ यह क्रम फिर तो 3 वर्षों तक लगातार चलता रहा। अमेरिका में स्थान स्थान पर उनकी सभाएं आयोजित की जाती रही। इससे लोगों में भारत के बारे में जानने की जिज्ञासा का आरंभ हुआ। स्वामी विवेकानंद ने सफलतापूर्वक भारतीय योग वेदांत से पश्चिम को परिचित कराया। न्यूयॉर्क सिटी में उन्होंने वेदांत केंद्र की स्थापना की। उस समय के लगभग सभी बड़े विश्वविद्यालयों में उनके लेक्चर हुए। 4 शतक लगातार पश्चिम को योग वेदांत तक संदेश देने के उपरांत सन 1897 में वे वापस भारत लौटे। यहाँ पर पूरब और पश्चिम के अनुभव के साथ उनके उद्बोधनों की एक श्रृंखला चली। इसी समय उन्होंने जन कल्याण के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसी समय उन्होंने जन कल्याण के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की।
उनका अंत समय निकट आ चुका था। 4 जुलाई सन 1902 को बेलूर मठ कोलकाता में उन्होंने अपने शिष्यों को पढ़ाने उपरांत टहलते हुए अपने गुरु भ्राता स्वामी प्रेमानंद को रामकृष्ण मठ के भविष्य के कार्यों के बारे में निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने ध्यान आरंभ किया और ध्यान और समाधि की अवस्था में प्रातः 9:10 पर 39 वर्ष की अल्पायु में ब्रह्मा लीन हो गए। उनके जीवन का उद्देश्य था आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, मतलब कि अपने आप को मोक्ष के लिए, मतलब संसार की भलाई करना चाहिए, है ना। देखिए, समस्त विश्व का कल्याण, समस्त विश्व का हित चिंतन करते हुए स्व कल्याण वह कहते थे। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। उनका सूत्र वाक्य था, उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले कभी मत रुको। स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति को अमेरिका और यूरोप ले जाने वाले प्रथम भारतीय प्रचारक थे। वह पूर्व पश्चिम का संगम चाहते थे। उदारवादी दृष्टिकोण रखते हुए उनका मानना था कि पश्चिम की अच्छी बातें भारत में आनी चाहिए। उनकी ईस्ट एंड वेस्ट की अवधारणा को बाद में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी स्वीकार किया। स्वामी विवेकानंद ने केवल अमेरिका और यूरोप को ही प्रभावित नहीं किया, भारत की तमाम बड़ी हस्तियां भी उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि विवेकानंद ने मातृभूमि से प्रेम करना सिखाया। गुरु नानक रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा था कि यदि आप भारत के बारे में जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए और उनमें सब कुछ सकारात्मक है, नकारात्मक कुछ भी नहीं है। अब बच्चों देखिए, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, जो शब्द ज्ञान दिया गया है इसको लिख लीजिएगा और फिर इसको याद कर लीजिएगा। हाँ बच्चों देखिए, इधर जो है दिया है भरने वाला दिया है, तो इसको आप लोग बुक से भर लीजिएगा। इधर देखिए विलोम शब्द है, विलोम शब्द आप लोग भर लीजिएगा। जैसे सम्मान का अपमान होगा, ईमानदारी का बेईमानदारी, पर द्वैत का एक मत होगा, आधुनिक का प्राचीन होगा, पूर्व का पश्चिम होगा, है ना, नकारात्मक का सकारात्मक होगा, विषमता का समता होगा। और फिर इसका अर्थ भी आता होगा, लिख लीजिएगा, नहीं तो हम लिख करके इसको भेजेंगे। धन्यवाद।